वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आज हम देखने वाले हैं रसावती, जो कि एक पुलिस ऑफिसर परसू नाम के एक पुलिस ऑफिसर से होती है, जिसे सीनियर ऑफिसर फोन करके कहता है तुम्हें कल सुबह स्टेशन आना होगा। वहां पर तुम्हें सुपरिटेंडेंट को वहां सारी बातें बतानी है जो तुमसे मुझसे कह रहे हो, क्योंकि मेरे पास तो तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं कि मैं तुम उस दुर्घटना के समय वहां पर मौजूद थे। और इतना ही नहीं, तुमने तो उस दुर्घटना को ऐसे घुमाने की कोशिश की कि तुम पर कोई शक ही ना करे। यहाँ पर दोस्तों परसू कह रहा होता है कि प्लीज सर, मुझे माफ कर दो, ये बात आप किसी को मत बताना वरना मेरी नौकरी चली जाएगी और उसके बाद मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। इस पर सीनियर ऑफिसर कहता है कि मेरी मानो तो आत्महत्या कर ही लो, उसी में तुम्हारी भलाई है, क्योंकि हत्या का जो आरोप तुम पर लगने वाला है ना, उससे तो तुम बच भी नहीं पाओगे। ये सुनकर परसों तो एकदम से घबरा जाता है। तो असल में दोस्तों मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर है क्या मामला। तो मैं आपको बताने देना चाहती हूँ कि परसों एक साइको किस्म का इंसान है। उसने अपनी पत्नी का इतना टॉर्चर किया कि उसने आत्महत्या कर ली। इसी के सबूत सीनियर ऑफिसर के पास हैं, जो अब सुपरिटेंडेंट को देकर परसों की हरकतें सामने लाकर आना चाहता था। लेकिन हाँ, उसकी पत्नी भी एक अलग कहानी है, क्योंकि अगर आपको बता दूं तो मजा नहीं आएगा, इसलिए पूरा फील लेने के लिए आखिर तक जरूर देखेगा। अब इधर परसों, जो कि आत्महत्या करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी, वह अपना अलग से ही प्लान बनाता था। उसका प्लान यह होता है कि वह सीधे सीनियर ऑफिसर को ही टपका देगा, बात खत्म हो जाएगी, ताकि वो सुपरिटेंडेंट तक पहुंच ही ना पाए। अब अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए परसों सबसे पहले उस ऑफिसर की गन को चुरा लेता है और उससे ही अपने सीनियर ऑफिसर को शूट करके मार डालता है। साथ ही वो सफाई करने वाले कपड़े से खुद की फिंगरप्रिंट को गन से हटाकर उस कपड़े को ऑफिसर के हाथ से में रख देता है कि देखने वाले को ऐसा लगे कि गन की सफाई करते समय गलती से ट्रिगर टपक गया और सीनियर ऑफिसर की जान चली गई। पता और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। सभी को लगता है कि बस ये एक दुर्घटना थी जिसमें बेचारे सीनियर ऑफिसर मारे गए। आ जाइए अब आगे हम ये आने यहाँ से कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम इस मूवी के सीन में शिवा को देखते हैं, जो पेशे से एक डॉक्टर है और वह ज्यादातर ऐसे लोगों का इलाज करता है जो लोग मजबूर हों, उनके पास मतलब पैसा ना हो और फिर वह किसी ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ से डॉक्टर के पास जाना बहुत मुश्किल होता है। शिवा मतलब सिर्फ लोगों का इलाज कर नहीं करता, बल्कि समाज की भलाई का काम भी करता है। अब ऐसे ही एक दिन की बात है, उसे रास्ते में कुछ शराब की बोतलें दिखाई देती है। वह उसको उठाकर साइड में रख कर देता है, ताकि मतलब यहाँ से गुजरने वाले को कोई दिक्कत ना हो। उसी समय वहां से एक बस गुजरती है, जिसमें शिवा को रोही नाम की एक लड़की काफी उदास दिखाई देती है। एंड शिवा जब उसको ना रोने का इशारा करता है, तो वो रोही को उसके हाथ में एक टैटू दिखाई देता है। और हैरानी की बात यह होती है कि वही सेम टैटू रोही के हाथ में भी बना होता है। दोस्तों अब ये देखकर रोही एकदम से हैरान रह जाती है, पर इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती तो वहां पर बस वहां से चली जाती है। और दोस्तों अगर हम रूही के बारे में बात जाने, तो वह बेचारी अपने जीवन से ज्यादा काफी परेशान हो चुकी थी। वह घर से दूर एक रेस्टोरेंट में काम करने आई थी, ताकि सारी चीजों से दूर रहकर अपने जीवन की नई शुरुआत कर पाए। लेकिन आखिर रूही के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे उसे जिंदगी बोझ लगने लगी? चलिए ये जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं मूवी के अंत में। जब तक आप कुछ और देखिए, अब अगली सीन में शिवा के पास एक बूढ़ा आदमी आकर कहता है, मेरी बेटी बहुत बीमार है, इसका इलाज सुहाना नाम के डॉक्टर से हो रहा था, लेकिन वह पिछले दिनों से मेरा फोन नहीं उठा रही है, इसलिए मेहरबानी करके आप प्लीज मेरी बेटी को देख लीजिए। शिवा किसी और दूसरे डॉक्टर से इलाज हो रहे पेशेंट को जल्दी इलाज नहीं करता था, लेकिन उस आदमी की बेटी की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से वो उसका इलाज कर देता है, जिससे उस आदमी की बेटी ठीक भी हो जाती है। अगले दिन में शिवा रेस्टोरेंट आता है, वहां अपने उसकी मुलाकात रूही से होती है, जो कि उसी रेस्टोरेंट में एक शेफ ज्वाइन हुई होती है। एंड वो अपने एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं कि अनजाने में ही सही उनकी दोबारा मुलाकात होगी। मतलब फिर वो दोनों एक दूसरे से टैटू के बारे में पूछते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि ये टैटू तो सब बस इत्तेफाक से दोनों में सेम बना लिया था। अब इस तरह से बात करते हुए दोनों में दोस्ती हो जाती है। रोहित और शिवा को काफी ज्यादा पसंद भी करने लगी थी। दोस्तों जैसे ही टाइम मिलता है तो वह शिवा के क्लिनिक में आ जाती है, जो कि कहीं और नहीं बल्कि शिवा के घर के अंदर ही बना हुआ था। दूसरी तरफ हम परसों को देखते हैं कि जो कि इंस्पेक्टर बन चुका है, इसलिए सभी पुलिस वाले उसे बधाई दे रहे थे। लेकिन इंस्पेक्टर बनते ही परसों अपने में नीचे पद वाले ऑफिसर, कांस्टेबल, इन सभी को अपना गुलाम बनाकर ट्रीट करता है। एंड वो लोग भी इस इंस्पेक्टर होने के नाते उसे कुछ नहीं कह पाते। इस चीज का मतलब बरसों पूरा फायदा उठा रहा होता है। उसी की उनकी हरकतों की वजह से उसके कलीग उससे काफी परेशान हो जाते हैं। और आपको पता तो ही है कि परसों वैसे भी साइको था, जो इस वजह से उसकी हरकत भी बहुत अजीब होती है। अगले सीन में परसों डॉक्टर सोना के पास आता है। दरअसल परसों हमेशा से साइको रही थी और बचपन में एक घटना की वजह से उसके दिमाग पर ऐसा पड़ा कि वह साइको बन गया।
वो इसी हादसे के बारे में बताते हुए सुहाना से कहता है, बचपन में मेरे माता पिता को आपस में बहुत झगड़ा होता था। मेरी माँ इस रोज रोज के झगड़े से परेशान हो गई थी और खुद को आग के हवाले कर दिया था। जलते हुए उसने मुंह से निकलती वाली चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है और इसी के इलाज के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ, ताकि कुछ दवा वगैरह से मेरा दिमाग शांत हो जाए। इसलिए दोस्तों सुहाना उसे कुछ दवा देकर लिख कर दे देती है। अगले सीन में परसों रोही के रेस्टोरेंट आता है। वहां पर उसकी नजर शिवा पर पड़ती है एंड उसको देखकर वो पता नहीं एकदम से हैरान क्यों हो जाता है। वो सोचता है कि चलो आखिरकार ये मुझे मिल ही गया, वही इंसान है जिसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। लेकिन दोस्तों अभी हमें ये नहीं बताया जाता कि आखिर परसों और शिवा का क्या मैटर है। कुछ टाइम के बाद रोही जब अकेली तालाब के पास बैठी होती है तभी उसके पास परसों आता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है कि एक लड़की होकर तुम अकेली यहाँ बैठी हो, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन रूही उसको मना कर देती है। यह परसों को पता चल गया कि रूही और शिवा एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए वो उन दोनों को अलग करना चाहता है, ताकि जिस दर्द से वो अभी भी रहा है उसी दर्द में शिवा भी आ जाए। जब परसों को वहां से जाने के बाद शिवा वहां पर आता है एंड उसे देखते हुए रूही रूही खुश हो जाती है। वो दोनों एक वहां से फिर शिवा के घर आ जाते हैं। रूही अभी थोड़े नशे में होती है क्योंकि अकेले रहने की वजह से उसे नशा शुरू कर दिया था और नशे में होने की वजह से उसे नींद भी काफी आ रही थी। इसलिए शिवा उसे कहता है कि तुम चाहो तो यहाँ पर आराम कर सकती हो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। पर जब रूही अगली सुबह उसे होकर उठती है ना तो वो एकदम से घबरा जाती है क्योंकि उसने बिस्तर पर गीला कर दिया था एंड वो शिवा से काफी मांगते हुए कहती है, आज से कुछ साल पहले मेरे दोस्तों ने मुझे पार्टी में इनवाइट किया था, वहां उन्होंने मुझे बहुत सारी शराब पिला दी थी। उसके बाद एक लड़के ने मेरे साथ गलत हरकत की। मैंने जब इसका मना किया तो उसने शराब की बोतल फेंककर मुझ पर हमला कर दिया, जिस हमले से बोतल का टूटा हुआ कांच का टुकड़ा मेरे पेट के अंदर चला गया और उसी के बाद से ये मुझे प्रॉब्लम हुई है कि मैं खुद के प्रेशर को जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाती। उसी हादसे के बाद से मैंने अकेला रहना शुरू कर दिया और फिर मैंने सभी से दूरी बना ली। लेकिन जब से मैं तुमसे मिली हूँ तब से मुझे लगा कि शायद मुझे तुम मेरी प्रॉब्लम समझ पाओगे। और दोस्तों ये सुनकर शिवा उसको गले लगाते हुए दिलासा देता है कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर रूही भी काफी खुश हो जाती है कि उसने एक अच्छे इंसान पर भरोसा किया और इसी तरह से उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत मजबूत हो जाता है। अगले सीन में रूही और शिवा जब आगे बढ़ रहे होते हैं ना, कभी उन्हें कुछ बदमाश लोग जंगल में शराब की बोतल फाड़ते हुए दिखाई देते हैं एंड शिवा उनको ऐसा करने से मना भी करता है क्योंकि इस इलाके में हाथी रहते हैं जिनके पैर में अगर ये चुप जाता तो अच्छा नहीं होता। लेकिन ये सुनकर तो बदमाश लोग शिवा से भी कहते हैं कि अच्छा अब तू हमको सिखाएगा कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना। एंड इतना कहते ही वो अपने ऊपर हथियार निकाल के शिवा से लड़ने लग जाते हैं। और फिर क्या था, शिवा हीरो है भाई, ऐसे थोड़ी ना मरेगा वो, अपना जलवा दिखाते हुए सभी से लड़ना शुरू कर देता है। कोई नहीं टिक पाता उसके आप सामने। लेकिन तभी वहां पर पुलिस आकर सभी का झगड़ा रुकवा देती है। अब एक तरफ शिवा रूही के साथ अच्छे से जीवन गुजार रहा होता है तो वहीं परसों को ये सब देखकर उतना ही गुस्सा आ जाता है कि वह शिवा को एक एक पल भी सुकून से देखना नहीं चाहता। तो वो शिवा का सारा गुस्सा जेल में आए कैदियों पर उतार रहा होता है। एक कैदी की तो निमोली छोड़ने वाली मशीन से उसके टेस्टिकल को पकड़कर दबा देता है और उसने दर्द की वजह से वह सारी चीजें बक देता है। और अब उसकी बताई हुई जानकारी को सुनकर परसों सीधे सुहाना के पास जाता है और वहां पर आने पर उससे कहता है कि तुम्हारा एक साथी मेरे हाथ में चढ़ गया था। अब उससे पता चला गया है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए उस आदमी से अपने पति की आत्महत्या करवाना चाहती थी और तुम ताकि और ये हत्या हो जाए और आत्महत्या लगे सबको। ये सुनकर सुहाना एकदम से हैरान हो जाती है कि परसों को उसका सारा प्लान कैसे पता चल गया। वो सोचती है कि अब ये तो मुझे छोड़ेगा नहीं। तब ये परसों से कहती है कि सर मुझे माफ कर दो, मेरा पति मुझे बहुत टॉर्चर किया करता था, मैं एकदम उसे परेशान हो चुकी थी, इसलिए मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अब इस पर परसों कहता है कि देखो मैंने अभी तक FIR दर्ज नहीं किया और अगर तुम चाहो तो मैं करूंगा भी नहीं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। उस घर को वरना को लाकर उसे घर की नौकरानी बना देता है। घर के कपड़े बर्तन वगैरह सब धोने का काम उसी से करवाता है क्योंकि पत्नी के मरने के बाद वो अकेला हो चुका था। अब अकेले दिन में परसों फिर से रूही और शिवा के रिश्ते में आग लगाने के लिए रूही के पास आकर कहता है, रूही तुम तो शिवा से अभी मिली हो ना, तुम्हें पता भी है शिवा का पास क्या था। वो करीब 10 साल से जेल में रहकर आया है, उसे किसी भारी अपराध की वजह से जेल हो गए थे। इतना कह के वो तो तुम्हें नहीं बताऊंगा क्या मैटर था, पर अगर तुम चाहो तो खुद उससे पूछ सकती हो, वो तुम्हें सच में पसंद करता होगा तो तुम्हें सारी सच्चाई बता देगा क्योंकि मैंने उसका पास देखा है कि वह किस किस्म का इंसान है। इतना कहने के बाद वहां से चला जाता है एंड ये बात रूही के दिमाग में अब घर करने लग जाती है। अभी परसों को कहकर चला गया था, अब सीधे शिवा के पास जाकर उससे सारी सच्चाई पूछती है कि आखिर तुम जेल में क्यों गए थे। शिवा बेचारे रूही से बहुत प्यार करता था इसलिए वह उसको सब कुछ बता देता है कि मैं एक गलत आरोप की वजह से जेल में गया था। इसी के साथ दोस्तों हम शिवा के पास में चले जाते हैं जहाँ शिवा अपने माता पिता को खोने के बाद बिल्कुल अकेला हो चुका था। उसके दादा ने उसे दवाइयों के बारे में बताया
आया तो उसे डॉक्टर की पढ़ाई करवा गई। उसके बाद शिवा एक डॉक्टर के यहाँ पर असिस्टेंट और के तौर पर काम करने लगा। मैं डेली से आते हुए डॉक्टर की बेटी चंद्रा से प्यार हो गया था। चंद्रा भी शिवा को बहुत प्यार करने लगी थी, लेकिन इस बात से चंद्रा के माता पिता बिल्कुल अनजान थे। अब ऐसे ही दिन शिवा के गांव में बने एक पहाड़ को तोड़ा जा रहा था, क्योंकि वहां एक प्राइवेट कंपनी कुछ बनवाना चाहती थी, लेकिन गांव वाले इसके खिलाफ हो गए थे, क्योंकि लोग उस पहाड़ को एक धार्मिक स्थल की तरह मानते थे। तब शिवा का दोस्त राजू तो एक वकील है, वह गांव वालों से कहता है कि देखो, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। मुझे एक पेपर पर आप सभी लोगों के साइन चाहिए। उसमें आप लिखोगे कि आप ये सभी पहाड़ तोड़ने के खिलाफ हो, ताकि मैं इसे कोर्ट में पेश कर पाऊं। एंड दोस्तों, इस बार सारे गाँव वाले मान भी जाते हैं, लेकिन इस बारे में जब नेताओं को पता चलता है कि तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी ने पहाड़ तोड़ने के अच्छे पैसे उनको दे दिए होते हैं। इसलिए राजू को अपने रास्ते से हटाने के लिए वो अपने गुंडों को उसे मारने के लिए भेज देते हैं। तो वहीं पर शिवा और राजू आपस में बात कर रहे होते, तभी वह गुंडे आकर उन्हें राजू पर हमला कर देते हैं। एंड जिस हथियार से उन्होंने राजू को मारा था, शिवा उनसे उसी हथियार को छीन कर एक गुंडे को वहीं पर खेल खत्म कर देता है। अब ये देखकर तो बाकी लोग भाग जाते हैं, साथ ही राजू ने भी अपना दम तोड़ दिया था, और जिस हथियार से शिवा ने उस गुंडे को मारा था, उसी हथियार से राजू भी मर गया था। इसलिए सारा आरोप बेचारे शिवा पर आ जाता है कि उसने राजू और उस गुंडे को मारा। बेचारा वो तो अपने दोस्त को बचाना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत ने ऐसा मोड़ ले लिया कि अब वह अपने दोस्त की हत्या के आरोप में जेल चला गया था। अब जेल में रहते हुए भी एक दिन शिवा को उसके दोस्तों से पता चलता है कि चंद्रा की जबरदस्ती एक पुलिस वाले से शादी कर दी गई है। एंड ये सुनकर शिवा का एकदम से पूरा दिल टूट जाता है कि ये सब कुछ खत्म हो गया। उसके लिए वह सोचता था कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो भगवान मुझे ऐसी सजा दे रहा है। तभी कुछ कैदी चंद्रा को लेकर शिवा को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं कि तुम यहाँ पर चक्की पीस रहे हो और वह पुलिस वाला तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा है। ये सुनकर शिवा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में वो उन सभी कैदियों को मारना शुरू कर देता है। पर इसी हाथापाई में गलती से एक पुलिस वाले को लात मार डाल देता है। ये देखकर तो पुलिस वाला गुस्सा हो जाता है, और लात मारने की वजह से वह बेचारे शिवा को वहीं पर पैर तोड़ देता है। उस दिन के बाद से शिवा थोड़ा लंगड़ा कर चलता है। इतना सब होने के बाद भी शिवा समझ चुका था कि उससे कुछ ना कुछ गलती हुई है, ना भगवान उसके साथ ऐसा नहीं करते। इसलिए वह उसी टाइम कसम खाता है कि आज से वह जितना हो सके उतना काम करने की कोशिश करेगा। इसी वजह से वह समाज के लिए इतना कुछ करता है दोस्तों। और प्रेजेंट टाइम पर शिवा रूही से कहता है, यही मेरी कहानी थी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं सही इंसान नहीं हूँ तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। पर दोस्तों, अब तब रूही उसे छोड़ने के बजाय उसे गले लगा लेती है, और वो इतना कहती है कि अब दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद रूही शिवा से कहती है, मुझे बस एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर परसों की तुम्हारी साथ दुश्मनी क्या है जो वो हमारे रिश्ते को तोड़ने पर आ गया है। शिवा कहता है कि वह ये तो मैं खुद भी नहीं जानता कि वह कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, लेकिन ये चीज जल्द ही क्लियर करनी पड़ेगी। वो परसों को फोन करके कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो क्या तुम मिल सकते हो। परसों कहता है कि हाँ, आओ मेरे घर में, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। अब शिवा जैसे ही परसों के घर पर जाता है तो वहां पर लगी दीवार पर फोटो को देखकर शिवा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां पर परसों और चंदा की शादी की फोटो लगी थी, यानी कि चंदा की शादी परसों के साथ हुई थी। और अब हमें फ्लैशबैक के जरिए जब बताया जाता है कि शिवा के जेल में जाने के बाद चंदा के माता पिता ने जबरदस्ती उसकी शादी परसों से करवा दी थी। परसों वैसे भी एक साइको था, तो वह चंदा के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था। एंड उसे पता चल गया था कि चंदा का शिवा के साथ चक्कर चल रहा था, इसलिए तो वो तीली चंदा को ताने दिया करता था। एंड इन्हीं सारी चीजों से चंदा तंग आ चुकी थी, और उसने अपने माता पिता के बारे को भी बताया था कि, लेकिन वो कुछ नहीं कर सुनने को तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि समय के साथ साथ इन सब सारी चीजों की आदत हो जाएगी, लेकिन चंदा ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो सीधे परसों से कह देती थी कि अगर तुमने दोबारा शिवा को लेकर मुझे ताना दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जिस पर परसों कहता है कि रुक जाओ, पहले मेरे जूते पॉलिश करो, उसके बाद तुमने जो करना है कर लो, मर जाओ चाहे कुछ करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम मेरे सर पर बोझ बनकर बैठी हो। तो यह सुनकर दोस्तों चंदा को बहुत बुरा लगता है, और उसी के सामने वह खुद की जान दे देती है, जिससे परसों बड़े आराम आराम से देख रहा होता है। और इसी चीज की जानकारी मूवी की शुरुआत में उस सीनियर ऑफिसर को मिली थी, जिसे वो सुपरिटेंडेंट को देखना चाहता था, लेकिन इस परसों ने इसको भी मार डाला। अब प्रेजेंट टाइम पर शिवा परसों के पास जाकर कहता है, चंदा कहाँ है, पर ये क्या है, क्या तुमने उसके साथ। परसों कहता है, हाँ वो तो मर चुकी है, अब ये सब कुछ तुम्हारी ही तो वजह से हुआ है, अगर तुम उसकी जिंदगी में नहीं आए होते तो मैं उसके साथ आराम से खुशी से जीवन गुजार रहा होता। तो वो हर टाइम तुम्हें याद करती रहती थी, और वह हर चीज मुझसे सच बताओ तो बर्दाश्त नहीं हुई, मेरी शादीशुदा जिंदगी तुमने बर्बाद करके रख दी थी, इसलिए मैंने तुम्हारे और रूही के रिश्ते को बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन कहाँ वो तो मजबूत हो गया था। लेकिन ठीक है, अब तुम हो जाओ, तभी तुम मुझे खून मिलेगा। जिसके बाद दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। शिवा चंदा के रिश्ते में, जिसके पहले रिश्ते में था, इसलिए वो सारा रिश्ते पर्चे को बांध के उसे कितना
आता है कि उसमें इतना मारता है कि परसों सीधा कमर में। और तो जो है कुछ टाइम के बाद सीन दिखाते हैं जहाँ शिवक चंद्र के दिल से भोगते हुए रूही के साथ एक नया जीवन बिताने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें उसका साथ रूही भी देती है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी देखिए, आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो, एप्लीकेशन अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रहिए। फाइनली गुड बाय, बाय टी जय श्री राम में आपका